So, hello students, good morning, good afternoon, good evening. कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास एंड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. उस फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर थॉमसन्स का E/m रेशियो निकालना सीखा. आगे बढ़ते हैं. तो एक बार फिर से इस सेशन में भी कुछ डिस्कवरी की ही बात होगी और उसके बाद फिर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल स्टार्ट होगा. तब थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग हो जाएगा. अभी तो थोड़ा सा, हालांकि ये सब हायर स्टैंडर्ड में जाके बड़े डिटेल्स में होता है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही जानना है उन सब का. तो अब हम करने जा रहे हैं मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया था. सो next is Millikan's oil drop experiment determination of charge on इलेक्ट्रॉन. ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है. इस एक्सपेरिमेंट के डायग्राम को थोड़ा सा हम समझेंगे. इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, पहले सबसे पहले डायग्राम देखो. इस एक्सपेरिमेंट में एक डीप वेल, कुआं जैसा सिचुएशन लिया गया था, जिसमें दो पैरेलल मेटल्स के प्लेट इस तरह से लगे हुए थे और इसमें एक होल है, और ये पूरा इस तरह के सिस्टम के अंदर क्लोज्ड है. इस मेटल के प्लेट को पॉजिटिव और इस मेटल के प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया. यहां पे एक ऑयल स्प्रे करने का सिस्टम लगा हुआ है, जिसके थ्रू ऑयल ड्रॉप्स स्प्रे किया जा रहा है. और इधर ये एटमाइजर है. अभी सबका मीनिंग और रोल एक्सप्लेन करते हैं आपको. यहां पे एक एक्सरे सोर्स है. एक्सरे सोर्स है जिससे एक्सरे अंदर एंटर कर रहा है, और यहां पे एक माइक्रोस्कोप है. ये एक रफ डायग्राम है इस एक्सपेरिमेंट का. इसमें
इसके अंदर ऑयल है, एक खास तरह का ऑयल है, और उस ऑयल को एटमाइज करके, मीन्स फाइन 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 ड्रॉपलेट्स बना के, एज स्मॉल एज पॉसिबल ड्रॉप बना के, और उसको स्प्रे किया जा रहा है. दैट ऑयल ड्रॉप्स आफ्टर स्प्रेइंग फॉल्स थ्रू दिस होल बिटवीन दिस रीजन. इस रीजन के बीच में ऑयल ड्रॉप यहां से फॉल करेगा. यह है ऑयल ड्रॉप. अब एक्सरे ऑयल ड्रॉप को आयोनाइज करेगा और ऑयल ड्रॉप विल एक्वायर चार्ज. सो एक्सरे का पर्पस क्या है? इट आयोनाइजेज. एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और उसके थ्रू वो ऑयल ड्रॉप को आयोनाइज कर देता है, और ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आयोनाइज हो गया, उस पर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ऑयल ड्रॉप नीचे गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, एक आयंस के फॉर्म में. इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा ड्यू टू ग्रेविटी. ऑयल ड्रॉप में मास है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स Fg से नीचे गिरेगा, जो m/g के बराबर होगा. और यहां पे हमने वोल्टेज लगा रखा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को ऊपर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. तो ऑयल ड्रॉप पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अगर हम वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे, तो ऑयल ड्रॉप पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ऑयल ड्रॉप का मूवमेंट रुक जाएगा. ऑयल ड्रॉप विल स्टॉप. यही इस एक्सपेरिमेंट का थीम है. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस कर दिया, और जब दोनों फोर्स को इक्वेट किया तो उससे उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज को मालूम किया. बस जब दोनों फोर्स को इक्वेट किया तो उसमें चार्ज का टर्म आ गया और वो चार्ज डिटरमिन हो गया. यही एक्सपेरिमेंट है. तो पहले जरा 2 लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं कि electrostatic force and gravitational force on the falling charged oil drop were balanced by adjusting the voltage between the plates such that oil drop become static. अब इस पॉइंट पे
दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया। By equating the gravitational and electrostatic force, charges on oil drop were determined. It means electrostatic force were balanced by gravitational force. अब जब चार्ज डिटरमिन किया मिल्कन ने, तो चार्ज का कोई एक कॉमन एक सिंगल वैल्यू नहीं आ रहा था, चार्ज के कई डिफरेंट वैल्यूज आ रहे थे, लेकिन वो सभी चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल में था ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। क्योंकि कुछ ऑयल ड्रॉप्स, अगर हम ऑयल ड्रॉप्स को मान लो O से डिनोट करें या ऑयल ड्रॉप्स को हम A से डिनोट करें, तो कुछ पे -1 चार्ज होगा, कुछ पे -2 होगा, कुछ पे -3 होगा, इस तरह से होगा। तो चार्ज जो डिटरमिन किया मिल्कन ने, वो एक सिंगल वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं था, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चार्ज थे, बट दे वेर ऑल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज जो था वो था 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इसको मिल्कन ने असाइन किया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और कहा कि जिस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज डबल होगा तो वहां पे चार्ज का वैल्यू इसका डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, एंड सो ऑन। तो इससे न केवल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया मिल्कन ने, साथ में यह भी मालूम किया कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज के वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकते हैं। चार्जेस कैन बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मिल्कन ने अपने एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया, और वो था 1.602 into 10⁻⁻19. So that was assigned to the वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये केवल मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो इस तरह से मिल्कन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें चार्ज मालूम हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय द साइंटिस्ट मिल्कन बाय हिज फेमस एक्सपेरिमेंट नोन एज मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसी को कहते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि चार्जेज ऑन ऑयल ड्रॉप्स वेयर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज was assigned to be charged on 1 electron. So let us move further. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट गोल्डस्टीन को।
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। अब क्या था गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट, जरा सा हम इसको समझते हैं। गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट थॉमसन्स के कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का ही एक मॉडिफिकेशन था। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस क्या किया गया था कि कैथोड रे परफोरेटेड लिया गया था। परफोरेटेड इसलिए कि रेज उससे पास कर सके। जरा इसका डिजाइन देखते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही मॉडिफाई किया गया और इसमें परफोरेटेड, आप देख सकते हैं कैथोड में होल्स किया जा रहा है। परफोरेटेड कैथोड लिया गया। रेस्ट ऑल आर सेम। बाकी सब कुछ वही है। और कैथोड के पीछे के सरफेस को, कैथोड के पीछे के सरफेस को एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया गया। वो मटेरियल कुछ और नहीं, जिंक सल्फाइड था। जैसे ही स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट किया, it was observed that some light rays are traveling towards cathode, towards negative electrode, कुछ लाइट रेज कैथोड के तरफ आता दिखाई दिया। इसको ऑब्जर्व कैसे किया? बाय scintillation at जिंक सल्फाइड कोटिंग। इन सबको मैं लिखूंगा, जरा सा एक बार एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया तो देखा कि कुछ लाइट रेज ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। उसको ऑब्जर्व कैसे किया? तो कैथोड में होल्स थे, उस होल से वो लाइट पास किया और जाके जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक किया। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जब कोई लाइट पड़ता है तो वो शाइन करता, ग्लो करता, जिसको बोलते हैं सिंटिलेशन, टिमटिमाना, स्टार्स सिंटिलेट। मतलब कि जिंक सल्फाइड का पे सिंटिलेशन ऑब्जर्व होना इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात को प्रूव कर रहा है दैट लाइट रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्योंकि ये लाइट रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था तो ऐसा लगा कि इसका सोर्स एनोड होगा और इसलिए इस लाइट रेज को नाम दे दिया गया एनोड रे, एनोड रेज। तो जरा पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, फिर आगे एनोड रेज की प्रॉपर्टी, वैसे ही जैसे कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी हमने की थी।
a perforated cathode was used in discharge tube experiment. Light rays were observed to be traveling from anode to cathode as evidenced by scintillation on fluorescent zinc sulfide behind कैथोड। तो ये तो एक्सपेरिमेंट और उसमें जो ऑब्जर्व हुआ, इसी लाइट रेज को दिस लाइट रे वे आर कॉल्ड एनोड रे, और इसे कैनाल रे भी कहा गया क्योंकि ये कैनाल से होल से पास करके जा रहा है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज कि इस एनोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन उससे पहले इसके ओरिजिन क्या है, ये आ कहां से रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जरा सीखना। तो ओरिजिन ऑफ एनोड रे, जरा सा एक मिनट, एनोड रे की ओरिजिन क्या है। हम सबको मालूम है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे प्रोड्यूस होता है। कैथोड रे क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करता है तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस होते हैं वो पहले तो एटोमाइज हो जाते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल है से N2O2 तो पहले एटोमाइज हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड्स ब्रेक होके एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उन एटम्स को इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके उसको आयोनाइज कर देता। आयोनाइज कर देता का मतलब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाता और गैस के एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही पॉजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड और फॉर्म करते हैं एनोड रे। समझ गए? सो व्हेन एनर्जेटिक cathode ray, when energetic cathode ray strike gases in the tube, इसमें थोड़ा लिखना होता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, हालांकि कोशिश करता हूं कि कम से कम लिखा जाए। स्ट्राइक गैसेज इन द ट्यूब, atomizes and then ionizes, converting them into
positively charged ions which travels towards negatively charged cathode forming एनोड रेज। तो ऑरिजिन समझ गया कि इलेक्ट्रॉन्स जब गैस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक किया तो पहले उसको एटमाइज किया, उसके बाद उसको आयोनाइज कर दिया, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो अब एटम पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन गया। जैसे कि मान लो उसमें ऑक्सीजन लिया तो पहले ये एटमाइज हो जाएगा और फिर ये आयोनाइज हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यही एनोड रे बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन लेंगे तो N+ होगा, लाइक दैट। तो एक्चुअली ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि कैथोड रे की प्रॉपर्टी हमने काफ़ी डिटेल्स में करी है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा एनोड रे की प्रॉपर्टी को फास्ट समझने में। तो देखें जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, सबसे पहले कैथोड रे के प्रॉपर्टीज को रिकॉल करो तो इसकी प्रॉपर्टी समझना बहुत आसान हो जाता है। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन and therefore has the property of light। एनोड रे की भी प्रॉपर्टी लाइट की प्रॉपर्टी है। behaves like लाइट, मतलब ये भी अगर इसके रास्ते में भी कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो शैडो बनेगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेज फ्लोरेसेंस। जिंक सल्फाइड पे सेंटिलेशन मिला यानी कि एनोड रे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। तीसरा, थर्ड होगा रोटेट्स लाइट पैडल व्हील, मीन्स हैज मास। ऑब्वियसली एटम है तो मास तो होगा ही, एटम से ही इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। heats up thin metal foil,
hence have काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास। अब अच्छा, when passed through electric field, gets deflected towards negative terminal, therefore anode ray are positively charged, opposite charge attract। अब आ जाओ, एनोड रे की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करता है कि गैस कौन है, क्योंकि एनोड रे है क्या, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो अगर N2 गैस लेंगे तो वो N प्लस होगा, O2 गैस लेंगे तो वो O प्लस होगा, आर्गन गैस लेंगे तो Ar प्लस होगा। यानी कि एनोड रे की प्रॉपर्टी गैस पे डिपेंड करता है, जबकि कैथोड रे की प्रॉपर्टी गैस पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे depends on gas being used in discharge tube। इसलिए एनोड रेज का E/m रेशियो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट गैस। E तो सेम होगा लेकिन m सबका मास डिफरेंट होगा। सो एनोड रेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E/m ratio for different gases in the discharge tube। Different values of E/m ratio for the different gases। अब जब हाइड्रोजन गैस लिया गया डिस्चार्ज ट्यूब में, ध्यान से सुनेंगे, जब हाइड्रोजन गैस लिया गया डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में पहले डिसोसिएट हुआ होगा और फिर उसके बाद बना होगा H+। हम सबको मालूम है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, तो उससे जो आयन प्रोड्यूस होगा वो लाइटेस्ट होगा। और जब आयन लाइटेस्ट होगा तो उसके लिए ये जो आएगा ये मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब m का वैल्यू मिनिमम होगा तो E/m का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो E/m रेशियो आएगा वो हाईएस्ट होगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के E/m रेशियो से लगभग 1840 टाइम्स
स्मॉल था। E/m was maximum for H plus, but it was about 1840 times smaller than E/m of इलेक्ट्रॉन। इससे क्या प्रूव होगा? इससे यह प्रूव होगा कि हाइड्रोजन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से अबाउट 1840 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे सेम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो उधर भी इलेक्ट्रॉन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। तो बदल क्या रहा है? मास। सो E/m रेशियो ऑफ एनोड रे मैक्सिमम कब होगा? जब हाइड्रोजन गैस लेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के E/m रेशियो से 1840 टाइम्स स्मॉलर था। और बाकी सभी गैसेज में जो E/m रेशियो एनोड रे के लिए आया वो इसी के मल्टीपल में था, हाइड्रोजन के E/m रेशियो के मल्टीपल में था। तो इससे यह प्रूव हुआ कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास हाइड्रोजन आयन के मास के मल्टीपल में है। और इससे यह कंक्लूड किया गया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन, और ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यही था गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आते हैं लास्ट डिस्कवरी पे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट चैडविक को। और ये 1932 में डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी बाद हुई है, क्योंकि हम फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आगे के जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल वगैरह, उसके बाद की है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है चैडविक को। लोगों को ये मालूम तो था, साइंटिस्ट को ये मालूम तो हो गया था कि जो एटम का मास है वो उसके एटॉमिक नंबर के डबल से थोड़ा ज़्यादा है। और रदरफोर्ड ने यह भी प्रूव कर दिया था कि मास ऑफ एटम प्रीडोमिनेंटली कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। यह सब इसके पहले ही डिस्कवर हो चुका था, न्यूक्लियस वगैरह। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वगैरह पहले ही आ चुका था। तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर है। यह भी लोगों को पता था कि एटम का मास उसके एटॉमिक नंबर के डबल से ज़्यादा होता है, और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन्स के जैसा या उससे थोड़ा हेवियर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, लेकिन क्या है, उसके प्रॉपर्टी क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं था। 1932 में चैडविक ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स रहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता और उसका मास अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के जैसा है, एग्जैक्टली प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स एक रेडियोएक्टिव रेज होता है जो कि कुछ और नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया बेरिलियम के थिन फॉइल पे, तो इससे कुछ रेज प्रोड्यूस हुए। जब उसको एनालाइज किया तो वो न्यूट्रॉन्स था, जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये चार्ज बताता है 0 चार्ज और ये मास नंबर बताता है। इसका करस्पॉन्डिंग एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन भी होता है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि अल्फा पार्टिकल को इस तरह से दिखाते हैं 2 4, ये चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता और ये मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता। अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 लिया था, पे बम्बार्ड किया तो इससे मिला कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। देखो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर मास नंबर बैलेंस होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर देखो 4 2 6 6 0 6, मास नंबर 4 9 13 12 1 13, और इसी रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ। न्यूट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस सिंपल वे में इसके प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। न्यूट्रल, नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि न्यूट्रॉन्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होता। इट इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस of atoms of all matters, except हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, मास स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन से। Mass of neutrons is slightly greater than the mass of protons। प्रोटॉन से थोड़ा हैवी होता है। तो यही सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन्स के। इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इससे हम आगे क्या चेंज ला सके? तो न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरी के बाद ही आइसोटोप्स के बारे में लोगों को पता चला, और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पीरियोडिक टेबल को
फिर से रीड्रॉ किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो सबसे पहले इसका हम इंपॉर्टेंस एक दो देख सकते हैं। कि न्यूट्रॉन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। Importance of neutrons modified the periodic table. पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करना पड़ा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। इसके बाद हाइजेनबर्ग ने, एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट किया। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं होता तो वो कहां से करते। सो हाइजेनबर्ग्स presented the proton neutron model of न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रदरफोर्ड नहीं कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है न्यूट्रॉन का, कि न्यूट्रॉन एज ए प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यूज होता है फॉर द फिशन ऑफ लार्जर न्यूक्लियाई। ये न्यूट्रॉन ही है जो स्ट्राइक करता है यूरेनियम 235 आइसोटोप को और उसको स्प्लिट करता है बेरियम और क्रिप्टन में, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दैट इज द बेसिस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। सो यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल फॉर न्यूक्लियर फिशन। एटम को ये स्प्लिट कर देता है इनटू टू स्मॉलर लाइटर एटम। तो ये सब सिग्निफिकेंस था न्यूट्रॉन्स का। तो डिस्कवरी यहां पे समाप्त होता है, बोरिंग टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहां पे क्लोज होता है। इसके बाद एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होता है। तो आज थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट मॉडल के बारे में बताता हूं जो कि थॉमसन ने प्रेजेंट किया था। तो देखते हैं क्या था थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। साइंटिस्ट थॉमसन ने पीछे काफी वर्क किया था, उन सबको समराइज किया टू प्रेजेंट अ मॉडल ऑफ एटम, कि एटम कैसा होता है, व्हाट इज इनसाइड एन एटम। उन्होंने कहा कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा कि एटम जो है वो एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड हैं, स्कैटर्ड हैं, एग्जैक्टली लाइक सीड्स
इन वाटरमेलन, हम तरबूज खाते हैं तो उसके अंदर जो लाल वाला रेड वाला पोर्शन होता है समझ लो वो पॉजिटिव चार्ज है, और ब्लैक वाला जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा उन्होंने कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, uniformly distributed positive charge like this, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स randomly embedded हैं like seeds in watermelon। तो मॉडल क्या कह रहा है कि an atom is sphere of uniformly distributed positive charge with negatively charged electrons, with negatively charged electrons embedded like seeds inside the watermelon। ये था थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल, लेकिन इस मॉडल से बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा, क्योंकि ये नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, प्रोटॉन की पोजीशन क्या है। इसलिए रिसर्च आगे बढ़ा और अदर मॉडल्स आए बाद में। तो आज इतना। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, और वहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सीरियस टर्न लेना स्टार्ट करेगा। तो यहां तक डिस्कवरी था, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक में ये सब चीजें काफी डिटेल में दी गई है, तो इसलिए आपको ये सब बताया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।